अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उस्मान रफ़ीक। तो आज हम सी शार्प का एक क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसमें बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी सी शार्प की लर्निंग स्टार्ट की है, उनके लिए जो बेसिक टॉपिक्स हैं हम वो इसमें कवर करेंगे। तो सॉल्यूशन इसके लिए सेम टेक एंड टॉक वाला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। उसी सॉल्यूशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाया है कंसोल के फोल्डर में, विच इज़ सी शार्प क्रैश कोर्स। यू कैन सी ऑन ऑन द स्क्रीन। और इसमें ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो .NET 6 के अंदर अब हमें प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। अगर आप इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं कि आउटपुट एक्जी है और .NET 6 में ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमने यूज़ की है और ये बाय डिफ़ॉल्ट अब, क्योंकि मेन वगैरह भी एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट राइट लाइन की एक लाइन जो है वो लिखी हुई होती है। इसको अगर मैं कंट्रोल F5 करूँ तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा और कंसोल पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाना चाहिए। ठीक है, यू कैन सी दैट। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं दोबारा से रीबिल्ड करता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आसानी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कोड, जब ये बिल्ड होता है ये प्रोजेक्ट, तो वो कोड कंपाइलर ऐड कर देता है, जस्ट हमारी विजिबिलिटी के लिए वो हाइड किया हुआ है। वो क्या कोड है, हम लिखते हैं क्लास प्रोग्राम और इसमें हमारा मेथड होता है पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है, रे स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हमारी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेम जो है वो आउटपुट डिस्प्ले होगी कंसोल पे। ओके, तो ये तो थी टेम्पलेट की बात। तो टॉपिक्स जो हम कवर करने जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल ऐड कर दी है, जिसमें कुछ तो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं और नीचे कुछ प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप .NET। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्योंकि सी शार्प बेस्ड है, तो सी शार्प जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि .NET फ्रेमवर्क की इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप सी शार्प यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो व्हाट इज़ .NET? .NET एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट देता है, ओपन सोर्स है, आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, इसकी SDK आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जिसमें से सी शार्प एक लैंग्वेज है और इसमें F शार्प है, VB.NET है और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस ये प्रोवाइड करता है। .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम वेब ऐप्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स, गेम्स और अब तो IoT एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि .NET क्या है। फिर बात आती है CLR। CLR स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और बेसिकली ये क्या है, ये कोड को रन करता है रन टाइम। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू मेक डेवलपमेंट प्रोसेस फास्टर एंड ईजियर। ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बिगनर लेवल का एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे जानने की है वो सी शार्प अब क्या है। सी शार्प एक लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की है और ये .NET फ्रेमवर्क के ऊपर रन होती है। ठीक है, सी शार्प का कोड जो है हमारा .NET फ्रेमवर्क में रन होता है। टाइप शेप लैंग्वेज है, मॉडर्न है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 बेसिक चीज़ें कवर की। .NET क्या है, दूसरा CLR क्या है और सी शार्प क्या चीज़ है। अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं कंसोल प्रोजेक्ट पे, जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर से आप ये रीडमी फाइल देख रहे हैं।
तो एक चीज़ ये कि जैसे ही ये क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है, ये सारा कोड मैं टेक एंड टॉक की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, यू कैन चेक आउट, और आप ये कोड अपनी मशीन्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन मेक श्योर कि आपके पास .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है। जस्ट गोइंग फर्दर, सबसे पहले हम डबल चेक कर लेते हैं कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपके पास .NET फ्रेमवर्क कौन सा इंस्टॉल है, कौन सी SDKs इंस्टॉल हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। और सो पहली कमांड तो ये है कि आपने क्या करना है, .NET -- वर्जन, ठीक है। क्लिक करते हैं तो आपको जो लेटेस्ट टॉप फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी 6.0.3 इंस्टॉल्ड है, सही है। अब आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपके पास डिफरेंट SDKs कौन कौन सी इंस्टॉल है। ये तो आपको आइडिया होगा कि जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि एट अ टाइम आप डिफरेंट वर्जन्स भी रन कर सकते हैं सेम मशीन या सेम सर्वर पे, ठीक है। तो मेरे पास भी मल्टीपल इंस्टॉल्ड हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वर्जन हम कैसे गेट कर सकते हैं। इसकी कमांड है .NET -list-SDKs, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 2.1, 2.2, 5.0, 6.0 ये 4 SDKs इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आपने ये देखना होता है कि सबसे जो जो LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट किस फ्रेमवर्क की या SDK की रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने एटलीस्ट LTS वर्जन अपनी मशीन पे इंस्टॉल रहने देते, बाकियों को LTS ख़त्म होने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 हमारे पास SDKs इंस्टॉल हैं। दूसरा अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रन टाइम्स कौन कौन से हैं। अच्छा, SDKs और रन टाइम में एक फ़र्क है। SDKs डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। आपको डेवलपमेंट सपोर्ट देती है, और रन टाइम्स आपकी डेवलप्ड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये मेन फ़र्क है दोनों में। तो अगर रन टाइम्स की बात करें तो देखें मेरे पास ये इतने सारे फ्रेमवर्क्स रन टाइम्स इंस्टॉल्ड हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो ये दोनों में मेन फ़र्क है। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया नेम स्पेसेस से, ठीक है। अब नेम स्पेसेस की बात करें, बेसिकली नेम स्पेसेस के थ्रू हम एक फीचर से रिलेटेड या रिलेटेड कोड को कंबाइन करते हैं या फिर अरेंज करते हैं एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारी सिस्टम की एक नेम स्पेस है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम डॉट करेंगे तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं, ठीक है। हर नेम स्पेस के अंदर उससे रिलेटेड जो है वो क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो नेम स्पेसेस एक वे है कि आप अपने कोड को अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर, और उसको मीनिंगफुल वे में कहीं पे यूज़ भी कर सकते हैं, और एक यूनिकली आप अपने कोड को बिल्ड कर सकते हैं, और यूनिकली उसको सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेम स्पेस आ गई, और लेट्स से हम यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम को एक नेम स्पेस दे देते हैं। लेट्स से नेम स्पेस उस्मान, और इसको हम अपने कोड को इस नेम स्पेस के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, और सेम जो है वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो हमने अपने इस क्रैश कोर्स को नेम स्पेस उस्मान में जो है वो अरेंज कर लिया। बेस्ट वे तो ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वही होना चाहिए आपकी नेम स्पेस। तो हम इसको कर देते हैं C# क्रैश कोर्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासेस का।
तो बेसिकली हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। और उन क्लासेस को हम मेक श्योर करते हैं हर क्लास जो है वो अपना काम सेपरेट कर रही हो, इंडिपेंडेंटली कर रही हो, और अपने कोड को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब हमने उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उसको कंज्यूम करते हैं। और यही ओप का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में करते हैं और क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब हम जिस तरह से ये एक प्रोग्राम की क्लास है और इससे पता चल रहा है कि ये एग्जीक्यूशन क्लास है, ठीक है, कि आपका प्रोग्राम ये क्लास रन कर। फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली एक क्लास के अंदर हम या तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, या फिर जो जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर उसका बिहेवियर होगा जो कि फंक्शन बताता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो उसके फंक्शंस बताते हैं। जैसे कि लेट्स से हम किसी क्लास में एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक प्रोसेस इनपुट, और इसको हम वॉइड टाइप दे देते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको इस क्लास के अंदर रखना, हमने क्लास के बाहर नहीं रखना। तो अब ये हमारी इस क्लास का एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन है, मेथड है, हम दोनों वर्ड्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लॉजिक को, एक एक्शन को एज अ सेपरेटली फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये क्लास एक इनपुट प्रोसेसिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, तो हमने उसके लिए एक फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर लेट्स से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरिएबल विद टाइप्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने अब वैल्यूज़ जो है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स हम अपनी अपने फंक्शन के अंदर जो है उनको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने इस फंक्शन में यूज़र से इनपुट लेनी है, हम कहते हैं स्ट्रिंग यूज़र इनपुट इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंसोल से यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं कि लेट्स से जो भी इनपुट लिया हम स्ट्रेट अवे उसको कंसोल पे राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और यूज़र से इनपुट लेके उसमें सेव करवा दिया। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं सी शार्प के अंदर, जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, इसके अलावा फ्लोट है, इसके अलावा हमारे पास डबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा और क्या चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, सो वेरिएबल टाइप्स भी हो गया, कंसोल टेक्स्ट भी हो गया, जो कि आपने ऑलरेडी देखा कि वो आउटपुट दे रहा था। लेट मी क्लोज दिस कंसोल एक्स्ट्रा कमेंट। सो ये हमने कंसोल पे राइट करवाया था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये हम कंसोल से रीड करने जा रहे हैं। अब इसको एक दफ़ा रीड करके देख लेते हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया और ये इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं प्रोसेस इनपुट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी जिसमें एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है हमें, टेक्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट। इसमें हम लिखते हैं लेट्स से वेलकम टू टेक इन टॉक, ठीक है।
मैंने एंटर प्रेस किया तो सेम हमें स्ट्रिंग जो है आउटपुट में नज़र आ गई, क्योंकि हमने सेम इनपुट को राइट करवाया हुआ था कंसोल पे। ठीक है, तो इससे हमारा कवर हो गया कंसोल टेक्स्ट और यूज़र इनपुट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस, इफ़ और इफ़ एल्स। इफ़ और इफ़ एल्स क्या है, लेट्स से जैसे कि ये ग्रीन लाइन हमें नज़र आ रही है, वो कह रहा है कि रीड द टेक्स्ट लाइन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, ये उसकी फंक्शनैलिटी होगी। यहाँ पे वो हमें वे स्टूडियो अलर्ट दे रहा है कि यहाँ पे आप इसको नल के लिए चेक कर लें, हमें हमें वो असिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ़ का चेक लगाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अगर यूज़र इनपुट नल है तो यहाँ पे हम एक मैसेज यूज़र को दिखा दें, लेट्स से प्लीज़ एंटर वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर नल ना हो तो तब नीचे वाला कोड चले, तो इस केस में हमें यहाँ पे एल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एल्स का केस इस तरह से हैंडल हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स से टेक इन टॉप लिखा हमने, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि वो नल नहीं था। अब एंटर करेंगे तो ओके, बेसिकली हमें यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, बेसिकली नल तो नहीं होगा, वो एम्प्टी कंसीडर करेगा इसको। स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी। ठीक है, ये स्ट्रिंग का अपना मेथड है, इसमें हमने ले ली यूज़र इनपुट। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल F5। उससे पहले हम ये बंद कर लेते हैं, कंट्रोल F5 एंटर किया। ठीक है, वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको दोबारा एंटर किया तो ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम इफ़, खाली इफ़ भी लगा सकते हैं और इफ़ एल्स भी अक्सर लॉजिक्स में हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे लूप्स, फॉर, वाइल और डू वाइल, ये 3 टाइप के लूप्स हैं हमारे पास। अब इन लूप्स को थोड़ा देख लेते हैं कि लूप्स क्या करते हैं। ओके जी, यूज़र से हमने इनपुट ली। ठीक है, और लेट से हम यूज़र से इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं इंट डॉट ट्राई इन डॉट पार्स। ठीक है, पार्सिंग यूज़ होती है बेसिकली एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, और हमने कहा इंट डॉट पार्स कर दो, जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको इंट में कन्वर्ट कर दो, और इसको हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉर लूप लगा लेते हैं कि जो भी नंबर हम यहाँ पे एंटर करें उतना लूप, हम फॉर का लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन शुड बी यूज़र इनपुट, और यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देते हैं डॉट राइट लाइन, और इसको यूज़र को कहते हैं कि प्लीज़ एंटर ए नंबर। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्लीज़ एंटर ए नंबर, लेट्स से 10। तो अब क्या होगा, फॉर लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा, क्योंकि हमने लेस देन यूज़र इनपुट रखा हुआ है। ठीक है, यू कैन सी 0 से 9 तक हमारा एक लूप चला और सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कंसोल पे प्रिंट हो गए।
अब सेम काम हम वाइल से अचीव कर सकते हैं। लेट्स रिप्लेस फॉर विद वाइल, और हम इसको कहते हैं जब तक आई लेस देन है यूज़र इनपुट से, ठीक है। और हमें इनिशियली आई की एक वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से आई इज़ इक्वल टू 0, और प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, आई को एक आई में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि सेम लूप जो है 10 दफ़ा दोबारा चलेगा अगर हम 10 इनपुट देते हैं इस यूज़र को, इस प्रोग्राम को, सॉरी मैंने 10 इंटर किया, 0 से 9 तक सेम आउटपुट। तो हमने सेम आउटपुट अचीव कर ली वाइल लूप से भी। और अगर इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है तो हम, डू वाइल और वाइल में एक फ़र्क है। डू में लूप एटलीस्ट एक दफ़ा चलता है विदाउट चेकिंग द कंडीशन, ठीक है। लेकिन वाइल में और फॉर में कंडीशन भी चेक होती है फर्स्ट आइट्रेशन में भी, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया वाइल को डू के साथ, और यहाँ पे हम कहते हैं वाइल और आई लेस देन यूज़र इनपुट, ठीक है। तो एक दफ़ा तो ये लूप चलेगा हर हालत में, और हर अगली आइट्रेशन में ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। इसको कंट्रोल F5 किया और 10 एंटर किया, 0 से 9 तक सेम आउटपुट हमने डू वाइल से अचीव कर ली। अब वो जो चीज़ थी कि हमने कहा था कि डू वाइल एटलीस्ट एक दफ़ा चलता है। लेट्स से हम इसको आई को 0 किया है और हम 0 ही इनपुट दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एटलीस्ट एक दफ़ा ये लूप चला है, ठीक है। तो बेसिकली यही फ़र्क है वाइल और डू वाइल में, कि डू वाइल में लूप एटलीस्ट एक दफ़ा चलता है इवन अगर कंडीशन फेल भी हो रही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमारे लूप्स कवर हो गए इसमें, फॉर वाइल और डू वाइल। अब लास्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन का। इसमें हम जो है अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन क्या बनाते हैं, हम यूज़र को, लेट से एक एप्लीकेशन है जो कि जब भी एग्जीक्यूट होगी वो एक इनपुट लेगी और हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ बताएगी कि आपकी स्ट्रिंग इतनी की लेंथ ये है, ठीक है। लेट से हम उसमें कंडीशंस भी जो है वो लगा लेते हैं कि अगर यूज़र ने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है तो उसको कहा जाए कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे, अब जैसे पीछे हमने क्लासेस की बात की थी, हम एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं और ये लॉजिक एग्जीक्यूशन क्लास से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उस क्लास का लेट से हम नाम कर लेते हैं स्ट्रिंग प्रोसेसर, ठीक है। ठीक है, एक स्ट्रिंग प्रोसेसर की क्लास बना ली। लेट मी जस्ट सेट द स्क्रीन, ओके। एक क्लास बना ली हमने स्ट्रिंग प्रोसेसर की, लेट से इसको पब्लिक का नाम दे दिया, ठीक है। और अनयूज्ड रेफरेंसेस निकाल दिए। अब देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ऐड कर दिया खुद से, ठीक है। अब स्ट्रिंग प्रोसेसर में बेसिकली हम यही कोड उठा के ले जाएंगे, यही इनपुट प्रोसेसिंग का, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से ये मेथड ऐड कर देते हैं और हमने इसको कह दिया प्रोसेस इनपुट, और यूज़र से इनपुट ले ली यहाँ पे हमने और इसको दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इट शुड बी स्ट्रिंग यूज़र इनपुट, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि वाइल लूप यूज़ करते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे जब तक यूज़र एग्जिट खुद से प्रिंट ना करे। लेट्स से वाइल एंड ट्रू कि ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए,
और इस लूप के अंदर हम जो है वो यूज़र से इनपुट लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, और लूप की हर आइट्रेशन में हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं इसको, कोड को। ठीक है, वाइल चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। यूज़र को कहा प्लीज़ एंटर ए स्ट्रिंग और टाइप एग्जिट टू क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले ली और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इफ यूज़र इनपुट लेट्स से was equal to exit, user input let's say was equal to exit, देन हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, रिटर्न भी करवा सकते हैं और इवन ब्रेक भी करवा सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि जब भी एग्ज़िट एंटर होगा तो साथ ही एप्लीकेशन ब्रेक कर जाएगी। और नेक्स्ट हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ यूज़र इनपुट जो है वो नल या एम्प्टी है। ठीक है, लाइक हमने स्पेसेस ऐड की हैं या फिर स्ट्रिंग जो है उसकी वैल्यू नल है, तो उस केस में क्या करना है, हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है। और प्रॉम्प्ट हमने करना है कि प्लीज़ एंटर आ वैलिड इनपुट। तो हम उसी तरह राइट लाइन करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम यूज़र को टेक्स्ट शो करेंगे कंसोल पे, प्लीज़ एंटर आ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये वो केस हो गया। और नीचे हम इस केस में कंटिन्यू ऐड करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप की एक आइट्रेशन को स्किप करता है और ब्रेक लूप को ब्रेक कर देता है। ब्रेक और रिटर्न लूप की एग्जीक्यूशन को ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंटिन्यू यूज़ किया। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एट द एंड जो भी यूज़र ने इनपुट दी है हम उसको उसकी लेंथ डिस्प्ले करा देंगे। टेक्स्ट हम ऐड करते हैं स्ट्रिंग लेंथ इज़, और यहाँ पे हम अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर ही हम वेरिएबल वैल्यूज़ एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो शुरू में डॉलर साइन ऐड करते हैं स्ट्रिंग के, और फिर उसके बाद उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में अपने वेरिएबल्स हम इम्बेड कर सकते हैं। तो हमने इम्बेड किया यूज़र इनपुट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। ठीक है, तो कंसोल पे आएगा स्ट्रिंग लेंथ इज़ वट एवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो लेट्स से 5 थी, तो यूज़र लेंथ सॉरी स्ट्रिंग लेंथ इज़ 5। तो अब हम एंड पे एक और लाइन ऐड कर देते हैं, जस्ट एक एज अ वर्टिकल स्पेस। ठीक है, कि नेक्स्ट जो लाइन है वाइल लूप का जो टेक्स्ट होगा उसके और आउटपुट के दरमियान में स्पेस आ रही होगी। अब हम इस प्रोसेस इनपुट को अपनी कंसोल अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस में एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टैटिक मेथड है तो हम डायरेक्ट क्लास का नाम डॉट मेथड कॉल कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, स्ट्रिंग प्रोसेसर डॉट, अब इसमें हमें रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, डॉट इसमें मेथड है प्रोसेस इनपुट। ठीक है, और बेसिकली सारी की सारी एप्लीकेशन की लॉजिक अब उस मेथड में पड़ी हुई है। ओके, जैसे एग्जीक्यूट किया तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है जिसमें प्लीज़ एंटर अ स्ट्रिंग और टाइप एग्जिट टू क्लोज द प्रोग्राम आ रहा है। एग्जिट हमने सबसे पहले एंटर किया जस्ट टू चेक कि एप्लीकेशन प्रॉपर्ली क्लोज हो जाती है। लेट्स रीरन द प्रोग्राम, और उसके बाद हम
कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज टेक एंड टॉक, तो स्ट्रिंग लेंथ आ गई 18। और अगर दिस इज टेक एंड टॉक के करेक्टर्स काउंट करें तो ये 18 बनते हैं, लाइक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो ये 18 इसकी लेंथ बन गई। ओके, फिर हमसे वो इनपुट, प्रोग्राम हमसे इनपुट मांग रहा है क्योंकि लूप में लगा हुआ है, तो ये इट विल कीप आस्किंग अस द अबाउट द इनपुट। तो हमने नेक्स्ट टाइम टेक एंड टॉक टाइप किया और इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 10। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जो है वो खाली स्पेसिस एंटर करते हैं तो उसकी लेंथ वो 0 बताएगा क्योंकि हमने ट्रिम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। लेट्स ट्राई इट। ओके, यू कैन सी इट्स 0। और अगर हम कोई भी इनपुट एंटर नहीं करते और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास वैलिडेशन मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे केसेस कवर कर लिए जिसमें हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर ली, वैलिडेशन चेक कर ली और एम्प्टी स्ट्रिंग्स चेक कर ली। तो ये सारे का सारा कोड टेक एंड टॉक रिपोजिटरी में मैं पुश कर दूंगा राइट आफ्टर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब this channel and like my video. Keep watching. See you next time. Bye.